अध्याय 1। परेशानी खड़ी करना। संपादक पक फोरम। कल अभिभावक शिक्षक बैठक है। आपके माता पिता को यहाँ आना चाहिए। आपके कोई माता पिता नहीं हैं। कक्षा के नेता को अपने सामने समस्या वाले छात्र को देखकर सिरदर्द हो रहा था, जिसके परिवार में स्पष्ट रूप से सिटी ए में किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कनेक्शन थे, लेकिन उसने उसे न जाने के लिए दोषी ठहराया और केवल 12वीं कक्षा के 2 साल दोहराए। अब वह तीसरे वर्ष को दोहराने की तैयारी कर रहा था। सहपाठी सोंग एंजू, मुझे आपके माता पिता से भी बात करनी है। आज के मूल्यांकन में इस छोटे से बदमाश ने 6 विषयों को एक साथ जोड़कर एक नंबर दिया था। इसने वास्तव में उसे परेशान कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उसने एक बड़ी टोकरी भी खोली। शरारती बच्चा, एक शरारती बच्चा जो चीजों को गड़बड़ करता है, चीजों को नष्ट करता है और नियमों का पालन नहीं करता है। इस छात्र की पृष्ठभूमि वास्तव में थोड़ी जटिल है। परिवार शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता का तलाक हो गया था। अब प्रत्येक का अपना परिवार है और उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। वे बच्चे की ज्यादा देखभाल नहीं करते हैं। यह सिर्फ इतना है कि बच्चा वास्तव में बहुत विद्रोही, अराजक है और कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे काम पर जाने के लिए मजबूर न कर सके। उदाहरण के लिए, उसके पास सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता है, लेकिन वह प्राकृतिक विज्ञान चुनती रहती है। इतने सुंदर लंबे सीधे बाल, लेकिन एक तरफ टॉमबॉय की तरह उन्हें कटवाना चाहता था और उन्हें गोरा रंग देना चाहता था। दूसरी तरफ धूम्रपान करना, शराब पीना, लड़ाई करना और सुंदर लड़कों से प्रेम करना, वह एक भी ऐसी चीज नहीं चूकता था जो बुरे छात्र करते हैं। अगर तुम बुलाना चाहते हो तो शिक्षक बुलाएगा। टोंगेनकू को ऐसा लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह जाने के लिए मुड़ा। क्लास मॉनिटर ने टेबल पर थपकी दी। रुको, तुम्हारा रवैया कैसा है? आज मैंने अपने सहपाठी टिएट हाउ को इस तरह पीटा। इस वर्ष अब तक मुझे 3 गंभीर उल्लंघन मिले हैं। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो स्कूल आपको निष्कासित कर सकता है। हमें दूसरे पक्ष को न्याय देना चाहिए। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि आपके परिवार के पास पैसा और शक्ति है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने पीटा उसने उकसाया तक नहीं। उस समय यह वास्तव में अराजक होगा। कोई भी आपको नहीं रख सकता है। सोंग एंजू की उदासीन अभिव्यक्ति में आखिरकार दरार आ गई। उसे वास्तव में किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। नहीं उसे इस निष्कासन की घटना की इतनी परवाह थी। हालांकि वह स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी। बस यही बात नहीं चाहिए। हालांकि अभी पूरी तरह से दूसरे पक्ष के खिलाफ हो जाने के कारण वह उनसे पूछने के लिए बिल्कुल भी वापस नहीं जाएगी। भीख मांगने पर केवल डांट मिलेगी, अच्छे बुरे का भेद नहीं। क्लास मॉनिटर ने आह भरी। तुम्हें भी बड़ा हो जाना चाहिए। क्या तुम सच में सुधरने के लिए इतनी अनिच्छुक हो? सोंग एंजू की अभिव्यक्ति थोड़ी घबराई हुई थी। इस दुनिया में क्या उसके सुधरने के लिए अनिच्छुक होने का कोई कारण है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसे अच्छा बना सके, किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ल में बदल सके जो उसे पसंद करे? नहीं। ज्यादा कोशिश करने का क्या मतलब है? मुझे पता है। सोंग एंजू ने एक अस्पष्ट वाक्य छोड़ा, पलटी और कार्यालय से बाहर चली गई। पक.डी.एलक्यू स्कूल के बाद वह खाली कमरे में लौटी जो उसका विवाह कक्ष था। कॉल करने से पहले वह बहुत देर तक गुमसुम रही। हेलो एंजू। सागर के दूसरी ओर फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे कॉल करने की पहल करेगी। सोंग एंजू को अचानक पता नहीं चला कि कैसे अपना मुंह खोले। एक हफ्ते पहले, जो उसका 20वां जन्मदिन भी था,
वह इस आदमी के साथ अपनी शादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गई थी। उस दिन उसे विदेश में एक जरूरी व्यापारिक यात्रा पर जाना था और वह 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था। असल में वह इस नाममात्र के पति से सिर्फ एक बार ही मिली थी। यह सब एक बेकाबू जंगली सपने की तरह था। एक 12वीं कक्षा के छात्र की पहचान का उपयोग करके एक ऐसे आदमी से शादी करना जिससे वह अभी अभी मिली थी और जो उससे 8 साल बड़ा था, शायद यह उसके जीवन का सबसे गंभीर विद्रोह था। और इसका कारण बहुत सरल था। उसे सभी की आपत्तियों से नफरत थी। वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। सोंग जिंगो ने आपत्ति की, झो जिंगदी ने आपत्ति की, लियांग जिया ने और भी ज्यादा कड़ी आपत्ति की, यहाँ तक कि विरोध करने के लिए भूख हड़ताल पर चली गई। आधी रात को तमाशा खड़ा कर दिया। घर। जिस क्षण उसने उस आदमी की बात मान ली, लियांग जियाजिया का चेहरा घृणा से भर गया। अपने माता पिता की आलोचना और सवाल सुनकर उसे एक विकृत खुशी महसूस हुई। उसने इसका पूरा आनंद लिया। अनैतिकता का स्वाद लें, और यह अनैतिकता उन्हें दुखी भी कर सकती है। अध्याय 2। पत्नी के लिए अभिभावक शिक्षक सम्मेलन। संपादक। पक फोरम। कैसा है? आदमी की धीमी आवाज ने उसे होश में ला दिया। तुम कब वापस आओगे? क्या बात है? हाँ, थोड़ा सा। सोंग एनजीयू, जो स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता था, पहली बार एक मुश्किल स्थिति में था। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, कल मेरी अभिभावक शिक्षक बैठक है। हाँ, सोंग एनजीयू थोड़ा गुस्से में था। क्या यह स्पष्ट नहीं था जब उसने यह बात इतनी स्पष्टता से कही? क्या आप मुझे अभिभावक शिक्षक बैठक में जाने में मदद कर सकते हैं? D.LQ जैसे कि अपमान सहते हुए वह अपने दांत पीसती रही और हर शब्द बोलते समय अपने दांत पीसती रही। उसकी नवविवाहित पत्नी ने उसे अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेने में मदद करने के लिए कहा। फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी काफी देर तक चुप रहा, मानो उसे वास्तव में इसकी उम्मीद ही न हो। अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करना कोई अजीब बात नहीं थी। अजीब बात यह थी कि यह पहली बार था जब वह अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग ले रहा था, अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के लिए। काफी देर बाद उसने जवाब दिया, शायद वह वास्तव में सहमत था। फोन नंबर पर कॉल करना कुछ ऐसा था जिसे वह तब आजमा सकती थी जब वह हताश थी। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। किस समय? उन्होंने पूछा कि उसके सवालों ने अपने माता पिता को माता पिता की बैठक में जाने के लिए क्यों नहीं कहा। वह बहुत कुछ पूछता है। दरवाजे पर। अगर किसी को पीटने की बात न होती तो उसे अपने माता पिता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। माता पिता एक एक करके आए। उसे गंदे कपड़े पहने देखकर वे घृणा से भौहें सिकोड़ने लगे। थिन कैन के पास ऐसा छात्र क्यों है? यह निश्चित रूप से थिन कैन का नहीं है। क्या मिन्हुई इसके ठीक बगल में है? आप जा सकते हैं। किसने कहा? वह थिन कैन की छात्रा है, जो गाड़ी की पूंछ लटकाने के लिए प्रसिद्ध है। उसने पहले ही 12वीं कक्षा के 2 साल दोहराए हैं। गाड़ी की पूंछ लटकाना, गाड़ी के पीछे एक सजावट लटकाने का मूल इरादा, जिसका अर्थ है अंतिम पैर या पिछला पैर, अपमानजनक अर्थ सहित। हाँ, वास्तव में? थिन कैन इतना अंतर्मुखी क्यों है? बच्चे को मत बिगाड़ो। यह सोंग एनजू मुख्य द्वार पर झुका हुआ था। उसके मुंह में अभी भी एक सिगरेट थी, इन शब्दों के प्रति पूरी तरह से बहरा। अधिक से अधिक माता पिता इकट्ठे हुए, जब तक कि अभिभावक शिक्षक बैठक शुरू नहीं हुई। कभी कभी 1 या 2 माता पिता भागकर आ गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। रास्ते में सोंग एनजू ने फोन किया, कहा कि फोन बंद है।
शायद वह अभी भी विमान में था। 2 बजे, 3 बजे। अंत में उसने अभिभावक शिक्षक बैठक समाप्त होने तक इंतजार किया, लेकिन वह फिर भी नहीं आया। प्रतीक्षा की रोशनी उसके हाथ में सिगरेट के बट की तरह धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और उसका चिंतित दिल पूरी तरह से शांत हो गया। शायद वह पागल था, वास्तव में एक अजनबी की बातों पर विश्वास कर रहा था। अंत में जो इंतजार कर रहा था वह कक्षा शिक्षक था। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, मेरे साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में आओ। अध्याय 3, निराशा। संपादक। पक फोरम प्रिंसिपल के दफ्तर में जू हाउ की मां सोफे पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वह उससे सवाल पूछने वाली है। उप प्रधानाचार्य और कक्षा शिक्षक सभी यहाँ थे, सावधानी से माफी मांग रहे थे। क्या हुआ? एक दिन इंतजार करने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर भी मेरे बेटे को इस तरह पीटा जा रहा है। घाव अभी भी है। तो अगर भविष्य में कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? मैडम टाई ने अहंकार से उस व्यक्ति की नाक की ओर इशारा किया और डांटा। टोंग इन कू को अंदर आते देख वह और भी क्रोधित हो गई। उसकी शक्ल तो देखो, क्या वह अभी भी एक छात्रा जैसी दिखती है? ऐसे लोगों को स्कूल में ही रखो। क्या आपका स्कूल बहुत गैर जिम्मेदार नहीं है? बोलने के बाद वह अनजीव की ओर मुड़ा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके माता पिता ने आपको कैसे पढ़ाया। यह देखना आसान था कि स्कूल ने पहले से ही उसके परिवार से संपर्क किया था, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। इसलिए उनके पास पीटे गए छात्र के माता पिता के गुस्से को झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। होमरूम शिक्षक ने अजीब तरीके से पूछा, फिर आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? वर्तमान स्थिति ने वास्तव में उसे सिरदर्द दिया। दोनों पक्षों को भड़काना आसान नहीं था, लेकिन अगर सोंग एनजीओ के माता पिता परवाह नहीं करते थे, तो वह स्वाभाविक रूप से जू परिवार की ओर झुक गया। श्रीमती जू ने उसे देखा जैसे कि वह किसी घृणित चीज को देख रही हो। मैंने सुना है कि उसे इस साल अपनी पढ़ाई फिर से करनी है। हालांकि हमारे हाव हाव ने इस साल परीक्षा में बुरा प्रदर्शन नहीं किया। वह निश्चित रूप से मुख्य कक्षा में शामिल होने में सक्षम होगा और भविष्य में ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही वातावरण में नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को और अधिक बच्चों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, हम जानते हैं। भले ही मैडम जू ने कुछ नहीं कहा, हम इसे इस तरह से संभालने के लिए तैयार हैं। स्कूल के नियमों के अनुसार हम इस छात्र को अपने रिकॉर्ड से निष्कासित कर देंगे। यह बात संदेह से परे है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। सोंग एन जू के होंठ कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम जू के हाव भाव थोड़े बदल गए। चिकित्सा व्यय, टॉनिक शुल्क, मानसिक क्षति शुल्क भी है। इन चीजों का भी भुगतान करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहता हूं कि उसके माता पिता उसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए दरवाजे तक ले आएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम अदालत जाएंगे, उसे आपराधिक जिम्मेदारी लेने देंगे तथा उसे कड़ी सजा देंगे। अगर मुझे सही याद है तो यह छोटी लड़की बड़ी हो गई है। हम 2 साल दोहराएं, बेशक परिपक्व। सिटी ए में कौन व्यक्ति नहीं जानता कि जू परिवार और सोंग परिवार बिजनेस स्कूल में लंबे समय से दुश्मन हैं। यह अवसर पाकर वे दूसरे पक्ष को घृणा करने के लिए उसका फायदा उठाने में कैसे सावधान नहीं हो सकते। यह मामला। वाइस प्रिंसिपल ने अजीब तरह से अपना पसीना पोंछा। आप सोंग परिवार की स्थिति भी जानते हैं। हमारे पास इस मामले में कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं है। दोबारा फोन करने पर दूसरी तरफ से मौजूद व्यक्ति ने केवल इतना कहा कि टोंग एन कू के मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यह बच्चा भी वास्तव में दयनीय है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। सोंग एन जियो की आंखें एक गहरे, शांत तालाब की तरह थी। वह दयनीय है।
हमें तो दयनीय ढंग से नहीं पीटा गया, लेकिन उसे तो दयनीय ढंग से पीटा गया। इसके अलावा आपका क्या मतलब है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है? स्कूल में क्या हुआ? आप दूसरे पक्ष के माता पिता से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होंगे। समस्या को सुलझाने का जिम्मा अपने हाथ में लें। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो? उस तरह का पतित कूड़ा। अपना सिर नीचे करते हुए सोंग अंजू ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, उसने खुद ही यह सब किया है। मुझे उसकी जड़ें तोड़ने और जू परिवार को खत्म करने के लिए थोड़ा और बल लगाना चाहिए। हर शब्द, हर वाक्य बेहद स्पष्ट था, जिसने मैडम जू के गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया। तुम क्या कह रहे हो, बदमाश? मैडम जू ने गुस्से में अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह हाथ धीरे धीरे नीचे नहीं गिरा। सबसे पहले उसकी आंखों में एक नाजुक आस्तीन आई, फिर दो मजबूत हाथ मैडम जू की कलाई को मजबूती से पकड़े हुए। उसके तुरंत बाद एक सुंदर चेहरा था जो एक आदमी की रोशनी के सामने चाकू की तरह उकेरा गया था। उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके ठंडे भाव से लोग कांप उठते थे। वह उसके पीछे खड़ा था। उसका हाथ उसके असहनीय गोरे सिर के ऊपर पड़ा और उसे सहलाया, जैसे कि किसी दुर्लभ खजाने का इलाज कर रहा हो। माफ करना, मैं देर से आया हूँ। वह आंसुओं का स्वाद भूल चुकी थी, लेकिन इस क्षण उसे अपनी आंखों में जलन महसूस हुई। अध्याय 4 उलटफेर। संपादक पग फोरम। जो व्यक्ति आया था उसकी गति से स्तब्ध। कमरे में मौजूद लोगों को अपने होश में आने में बहुत समय लगा। आप कौन हैं? मैडम ताई चिल्लाईं। सोंग एन जू के संरक्षक। उसने अपनी असली पहचान भी नहीं बताई, क्योंकि वह अभी भी स्कूल में थी, इसलिए उसे बताने से उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तुम सही समय पर आई हो। सोंग परिवार में आप सभी अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करते हैं? फू शेन शांग ने शुरू में सामने की चिल्लाती हुई महिला पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति से पूछा, इंजू, तुमने किसी को क्यों मारा? वह कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा कहा तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। जवाब दो, उसका स्वर दृढ़ था। मारना तो मारना है, पूछने में क्या हर्ज है? मैडम टिएट ने बीच में टोका, फिर कुछ और कहना चाहा, लेकिन फो थान थोंग की निगाहों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। बोलो, फो थान थोंग ने आग्रह किया। उसने पहले मुझे धमकाया। टोंग एन कू ने आखिरकार अपना मुंह खोला। मैडम टिएट उत्साह से बोली, यह कैसा मजाक है? आप ही दूसरों को धमकाते हैं। आपको कौन धमका सकता है? जो घायल हुआ है वह मेरा हाव हाव है। लोगों की निंदा करना बंद करो। फू शेन शांग के हाव भाव नहीं बदले और वह पूछता रहा, कहाँ? स्कूल की पार्किंग। तभी फू शेन शांग ने संतोष में अपना सिर उठाया, प्रभारी व्यक्ति की ओर देखते हुए। पार्किंग में कैमरे हैं, उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, हर कोई दंग रह गया, जिसमें खुद सोंग एन जियू भी शामिल थी। न केवल दूसरे उसके लिए अच्छे और बुरे में अंतर नहीं करते थे, बल्कि वह खुद भी इसकी आदी हो गई थी। इसलिए उसने कभी अपनी बेगुनाही साबित करने के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा लगता है कि मैं सही था। आप लोग कारण और प्रभाव नहीं जानते थे और पहले से ही दूसरों को फंसाया। यदि स्थिति वैसी ही है जैसा मेरे अंजियो ने कहा, मुझे उम्मीद है कि स्कूल पूरे स्कूल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा, मेरे अंजियो। उन 4 शब्दों ने सोंग अंजियो के क्रूर दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। वाइस प्रिंसिपल, होमरूम टीचर और क्लास मॉनिटर सभी पसीने से तरबतर हो गए। क्या होगा अगर सोंग अंजियो झूठ नहीं बोले? यह परेशानी भरा होगा। मैडम जू भी थोड़ी दोषी थी,
लेकिन अभी अभी उनकी बातें सुनकर वह परेशानी की तलाश में नहीं आई, इसलिए अभी भी किस्मत की एक झलक थी। जब वे एक मृत अंत पर थे, एक व्यक्ति जल्दी से अंदर चला आया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह मुस्कुराता रहा, मिस्टर फू। हाँ हाँ, यह छोटी सी बात आपको व्यक्तिगत रूप से आगे आने के लिए कैसे परेशान कर सकती है। निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूंगा। जो व्यक्ति आया था वह शेंग जिन का प्रिंसिपल था। वह आमतौर पर शायद ही कभी आगे आता था, सब कुछ वाइस प्रिंसिपल को संभालने के लिए छोड़ देता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह इस तरह से जान जाएगा और दौड़ा दौड़ा आएगा। मैडम जू की आंखें फू शेन शांग को थोड़े डर से देखती थी। अभी अभी उन्हें लगा कि यह युवक साधारण नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में एक बड़ा अभिभावक हो? इस युवक को देखकर वह स्पष्ट रूप से बहुत बूढ़ा नहीं लगता। क्या आपने सोंग परिवार या झो जिंगई के पक्ष में ऐसा कोई व्यक्ति होने के बारे में नहीं सुना है? कोई जरूरत नहीं, यह पहले ही यहाँ तक आ चुका है। चलो अब इससे निपटते हैं। फू शन शांग ने स्पष्ट रूप से कोई चेहरा नहीं दिया। वह इसे अंत तक आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। यह तब तक नहीं था जब तक कि एक्स्यू हाओ का हाथ उसके सीने में नहीं पहुंचा। एक जीव ने उसे सहन नहीं किया और उसके घुटने को उठा लिया। उसके चेहरे पर अपने स्कूल की थैली को तोड़ा गया। उसके बाद पंचों और किक के एक दौर में एक्स्यूई हाओ को बदनाम करने के लिए, मानहानि के अपराध के लिए 3 वर्ष या उससे कम की कैद, परिवीक्षा या राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का प्रावधान है। अश्लीलता के अपराध के लिए 5 वर्ष या उससे कम की जेल या अस्थायी हिरासत की सजा हो सकती है। फो थान थोंग ने धीरे से कहा। वीडियोटेप देखने के बाद भी उसका चेहरा ठंडा और डराने वाला था। तुम क्या करने जा रहे हो? यह तो बच्चों के बीच एक छोटा सा उपद्रव है। क्या कोर्ट के सामने उपद्रव मचाना ज्यादा नहीं है? मैडम जू का चेहरा धरती की तरह पीला पड़ गया था। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि अभी अभी कोर्ट में उससे मिलने के लिए कौन कह रहा था। अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया मेरे वकील से बात करें। फू शेन शांग ने बोलना समाप्त करने के बाद शिक्षकों की ओर रुख किया। उनका रवैया विनम्र और सौम्य था। इस बार मेरी एनजीयू भी दोषी है। अगर वह सामान्य रूप से दुर्व्यवहार नहीं करती तो शिक्षकों को गलतफहमी नहीं होती। मुझे भविष्य में मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए। दरअसल सहपाठी टोंग भी बहुत होशियार है। बस तुम बहुत ज्यादा कोशिश मत करो। विश्वास रखो कि जब तक तुम पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, तुम्हारे पास निश्चित रूप से कुछ संभावनाएं होंगी। प्रिय प्रिंसिपल घबरा गया और जल्दी से विनम्रता से बोला, यह जानते हुए कि इन शब्दों का अर्थ स्कूल का पीछा करना नहीं था। प्रिंसिपल ने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही फू शेन शांग की उपस्थिति अडिग हो, उसके संरक्षण में स्कूल सोंग एनजू को तंग जूते पहनने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया। यह देखा जा सकता था कि इस छोटी लड़की के मन में उसके लिए कुछ सम्मान था। शुरू से अंत तक सोंग एनजू केवल फू शेन शांग की छाती में छिपी रही, एक शब्द भी नहीं कहा। उसे आदेश देते हुए देखा, स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया, उसे कीचड़ से बाहर निकाला। अध्याय 5, तुम मेरी पत्नी हो। संपादक, पक फोरम कार का दरवाजा खोलो, उसे यात्री सीट पर बैठने दो। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना चाहते हो? जो भी हो। माफ करना, मैं अभी तुमसे मिला और तुम्हें परेशान किया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। उसके इस तरह जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते हुए सोंग एनजू का दिल अचानक उछल पड़ा। पत्नी? अभी तक उसे कोई वास्तविक अनुभूति नहीं हुई है। उस समय
वह बस गुस्से में था और उत्तेजित था, किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने कुछ नहीं पूछा, उससे यह भी नहीं पूछा कि उसने शुरू से ही क्यों नहीं समझाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था। बाद में फू शेन शांग ने उसे सिटी ए के सबसे हाई एंड रेस्तरां में ले जाने में संकोच नहीं किया। अगर फू शेन शांग का चेहरा पासपोर्ट जैसा नहीं होता तो उसे अकेले दरवाजे के बाहर खड़े होकर 100 बार पीटा जाता। खाने के बाद फू शेन शांग उसे हेयर सैलून ले गया। उसे अभी भी अपने बालों को आंकते हुए देखकर सोंग एन जियू ने जल्दी से कहा, मेरे बाल अभी अभी कटे हैं, इसे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। अभी भी अंदर ले जाया जा रहा था। उस पर अभी अभी एक बड़ा एहसान था। सोंग एन जियू मना नहीं कर सकी। उसके पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, एक परिचित मेकअप आर्टिस्ट उसका अभिवादन करने के लिए आगे आया। मिस्टर फू, आज आप क्यों फ्री हैं? इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे हेयर सैलून ले जाया गया। उसने बात खत्म की, देखा कि सोंग एन जियू उसके पीछे आ रहा है। वह इतना हैरान था कि वह अपने मुंह में एक अंडा फिट कर सकता था, लेकिन उसके अच्छे पेशेवर प्रशिक्षण ने उसे जल्दी से अपनी हिम्मत लौटा दी। यह कौन है? फू शेन शांग ने जवाब नहीं दिया। यहाँ आने के लिए एक महिला स्टाइलिस्ट की व्यवस्था करें। कृपया एक पल रुकें। बहुत जल्दी एक महिला आई। नमस्ते सर, मैं टीना हूँ। मिस्टर फो, क्या आपके पास कोई निर्देश है? क्या यह रंग हटाया जा सकता है? फो थान थोंग ने पूछा। टोंग एन जियू के बालों पर रखा हाथ असंतुष्ट लग रहा था और उसने धीरे से 2 बार बालों को रगड़ा। टीना ने अजीब तरीके से कहा, इसे ब्लीच नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे केवल रंग सकते हैं। फिर इसे काला रंग दे। मैं नहीं चाहती। टोंग एन जियू ने यह सुनते ही तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसके कंधों पर 2 बड़े हाथों ने दबाव डाला, जिससे वह हिल नहीं सका। छात्रों को छात्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। वास्तव में वह किसी और से अलग नहीं था। सोंग एन जियू तुरंत ही घबरा गई। मेकअप आर्टिस्ट इतनी डरी हुई थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने फो थान थोंग से इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। यह देहाती भारी धातु शरीर, यह अप्रचलित पोनीटेल हेयर स्टाइल, इस दिखावटी बाल कटवाने और रंगाई वाली यह महिला कौन है? एनजू, फो थान थोंग ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो। तुम्हें किसने देखने दिया? टोंगेन को हर शब्द में मालिक की इस समय की गहन असंतुष्टि साफ झलक रही थी। वह और भी अधिक उत्तेजित हो गई। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझ पर अपनी बाहें क्यों लहरा रहे हो? तुम। अगले ही पल माहौल शांत हो गया। सोंग एन जियू के होठों को किसी ने ढक लिया था। उसने उसके होठों को जोर से चूसा और काटा, फिर थोड़ी ताकत लगाई, चेतावनी देते हुए उसकी ठुड्डी पकड़ी। उसके भारी मेकअप से ढके छोटे चेहरे को देखा। तुम मुझे कौन कहते हो? टोंगेन को, ऐसा लगता है कि आपको अभी भी अपनी पहचान का एहसास नहीं हुआ है। झांक रहे सभी मेकअप आर्टिस्ट के कांच के दिल टूटकर जमीन पर गिर गए। क्या उस राक्षसी सुंदरी की सस्ती लिपस्टिक जहरीली है या नहीं? अरे, फो थान थोंग का स्वाद अब बहुत भारी हो गया है। बहुत भारी है, माँ ने कहा। इस तरह चेहरे को चूम सकते हैं। झुकना फैशन उद्योग में यह बात उन्हें कितनी उलझन में डाल देती है। अध्याय 6, बूढ़ा लेकिन सम्मानजनक नहीं। संपादक गा, अगर तुम मेरी अवज्ञा करना जारी रखोगी
तो मुझे तुम्हें टोंग परिवार या लुओंग परिवार के पास वापस भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। टोंग इनको इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, वह बोल नहीं पा रहा था। पिछली बार मैं इतनी जल्दी में निकल गया था कि मुझे तुमसे निपटने का समय ही नहीं मिला। अब चलो धीरे धीरे चलते हैं। फू शेन शांग सोफे पर बैठ गया, अखबार पकड़कर उसे इत्मीनान से पढ़ रहा था। उसके बाल रंगने में उसकी मदद करो, उसके गहने उतार दो, बुनियादी त्वचा की देखभाल ठीक रहेगी, उसके कपड़े बदल दो। वह गुलाबी सेट, चपटा तल, हाँ गुलाबी, गुलाबी। एक वाक्य, एक आदेश था। टीना और सहायकों का समूह इधर उधर टटोल रहा था। सोंग एन जू की लकड़ी की मूर्ति को किसी और के द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया। उनकी आंखें नाराजगी से उसे घूर रही थी। मिस्टर फू, यह हो गया। टीना संतुष्ट थी जब उसने टोंग एन जू को देखा जिसने अपना मेकअप पूरा कर लिया था। उसकी आंखें फो थान थोंग के लिए गहरी प्रशंसा से भरी हुई थी। यह देखने में सक्षम होने के लिए कि यह कच्चा, बिना पॉलिश किया हुआ जेड था, बहुत तेज नजर होनी चाहिए। अब पीछे मुड़कर देखें तो यह छोटी सी लड़की सचमुच एक बहुत ही स्मार्ट गुड़िया है। बड़ी आंखें, छोटे होंठ, ऊंची नाक, चेरी होंठ बहुत सुंदर लगते हैं। भौहें बहुत ऊंची हैं, इसलिए अधिक बचकानी लगती हैं। लंबा नहीं, लेकिन आगे और पीछे अवतल और उत्तल हैं। दो पैर लंबे और सीधे हैं, एकदम सही अनुपात। लेकिन क्योंकि उसकी त्वचा बहुत ज्यादा मेकअप की हुई है और उसे पोषण नहीं मिला है, इसलिए इस उम्र में उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए बस थोड़े से रखरखाव की जरूरत है। उसकी गर्दन की त्वचा को देखकर आप बता सकते हैं कि छिद्र लगभग अदृश्य हैं और हल्का सा स्पर्श भी निशान छोड़ देगा। वह बेहद चिकनी पैदा हुई थी। इस जीन परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियां प्रसिद्ध हस्तियां हैं। दूसरों के आश्चर्य के विपरीत, इस समय गुलाबी महिला की पोशाक और बालों पर गुलाबी तितली धनुष में खुद को सिर से पैर तक आईने में देखते हुए सोंग एन जू ने लगभग ड्रेसिंग टेबल पलट दी। फू शेन शांग की थोड़ी हैरान निगाह और बुरे इरादों से आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखते हुए वह थोड़ा कांप उठी। तुम्हें और क्या चाहिए? एक पल के बाद उसका हाथ आगे बढ़ा और उसके कान को पकड़ लिया। सोंग एन जू एक बिल्ली की तरह बहुत पीछे कूद गई जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया था, उसके कानों को ढकते हुए, लगभग कपड़ों की एक पंक्ति को गिराते हुए उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा लग रही थी। फू शेन शांग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी ओर देखा, एक संवेदनशील जगह। सोंग एन जू ने उसे घूर कर देखा। बूढ़ा हूं पर चश्मा नहीं। सेक्स के लिए पागल। यहाँ आओ। मत आओ। मुझे दूसरी बार यह कहने पर मजबूर मत करो। नहीं। आओ, उसने जानबूझकर कहा। उसकी आंखें आग लगा रही थी। अगर ऊपर से नीचे तक सब कुछ छीन लिया गया था, तो उसके सुरक्षात्मक खोल, उसकी आत्मरक्षा रंग, सब कुछ। आप कहीं जाना चाहते हैं? स्कूल आपको गर्मियों की छुट्टी के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं लेने देता है। हाँ, फिर मैं आपके साथ घर पर रहूंगा। तो फिर उसे परेशान करो, कोई जरूरत नहीं है। वह फिर से किसी की खाल नहीं उधेड़ना चाहती, और न ही उसे इस बात से नफरत है कि कोई उसे नियंत्रित करे। यह आदमी निश्चित रूप से सज्जन किस्म का नहीं है। वह शुरुआती अच्छा एहसास जो मुझे इस झंझट से बाहर निकलने में मदद करता था, अब खत्म हो चुका था। क्या तुम चाहते हो कि लियांग जियाजिया खुश हो कि मैंने अभी अभी शादी की है और मैं पहले से ही तुम्हारे प्रति उदासीन हूँ? मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। फो थान थोंग का चेहरा पानी की तरह शांत था। काश तुम मुझे अनदेखा कर देते।
टोंगएनजीयू पर भरोसा करना असंभव था कि वह दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर देगा और समझौता कर लेगा। ठीक है, मैं जाकर एक अफेयर कर लूंगा। फो थान थोंग ने अपनी आस्तीन ठीक की। अपनी बहन के साथ यहाँ वापस आओ। हाँ ना, मैं सुनूंगा। टोंगएनकू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कितना अपमानजनक। अध्याय 7। सफाई। संपादक गा घर लौटते हुए देखा कि एक हफ्ते से खाली पड़ा कमरा अस्त व्यस्त था। बचे हुए भोजन के बक्से, पानी की बोतलें, गंदे मोजे हर जगह देखे जा सकते हैं। लेकिन उस आदमी के पास एक टाइकून की उपस्थिति थी। उसका कमांडिंग टोन उसके उल्टे तराजू को छूने से अलग नहीं था, जिससे वह अचानक विरोध करना चाहता था। सौंदर्य प्रसाधन सभी को फेंक दिया गया। वह अपनी मुट्ठी को बंद करने और क्रैकिंग आवाजों को बनाने के लिए वापस आ गई। शांत होना चाहिए। इस व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं समझना। चुपचाप परिवर्तन देखना सबसे अच्छी नीति है। यह विश्वास नहीं करना कि उसकी कोई कमजोरियां नहीं हैं। लेडी भयंकर थी। हर कोई जानता था कि वह पुरुषों की तुलना में अधिक मर्दाना थी। अब से आपका जीवन मेरे द्वारा लिया जाएगा। संपर्क के लिए टोंगएनकू को उसकी अंतरंगता बेहद नापसंद थी, और भी ज्यादा उसे धमकी मिलना नापसंद था, लेकिन वह उसका प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। वे अभी अभी मिले थे। वह उसे ऐसे गले क्यों लगा सकता था जैसे यह स्वाभाविक बात हो। उसने क्यों कहा कि वह उसकी जिंदगी पर इस तरह कब्जा कर लेगा। फो थान थोंग, तुमने मुझसे शादी क्यों की? टोंगएनकू ने थोड़ी असहायता से आह भरी। मुझे लगता है कि मैंने प्रस्ताव करते समय यह बात बहुत स्पष्ट कर दी थी। फो थान थोंग के चेहरे पर अप्रत्याशित भाव थे। पहली नजर में प्यार? टोंगएनकू ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह कारण बहुत बेतुका था। तुम्हें पता है, उस समय वह दौड़ से लौटी ही थी। ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर खून और धूल से सना हुआ था, और जिस तरह के कपड़े उसने पहने थे उससे यह बताना असंभव था कि वह एक महिला थी। पहले तो जब उसने सबको उससे शादी करने की वजह बताई, तो न सिर्फ वह बल्कि हर कोई हैरान रह गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम समलैंगिक नहीं हो? क्योंकि तुम किसी पुरुष से शादी नहीं कर सकती, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। आगे पीछे सोचने पर यही एकमात्र संभावना थी। फू शेन शांग ने शांति से उसका आकलन किया। भले ही मुझे किसी पुरुष की तलाश करनी पड़े, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की तलाश नहीं करूंगी। उसे दुर्जय समझो। अंत में ऊपर से नीचे तक सफाई खत्म हो गई। सोंगएनजू इतनी थक गई थी कि उसकी कमर अब सीधी भी नहीं हो पा रही थी। नहाने के बाद वह बेडरूम के दरवाजे पर गई और देखा कि फू शेन शांग अभी भी सो नहीं रही थी। उसने हल्के भूरे रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था, हेडबोर्ड पर टिका हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, हाथ में किताब पकड़े हुए थी। सोंगएनजू दंग रह गई। यह खत्म हो गया। उसे अभी एहसास हुआ कि वह पहले से ही शादीशुदा थी। मुझे मत बताओ कि उसे उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना होगा। अध्याय 8। क्या आप इसे निगल सकते हैं? संपादक चिकन टोंगएनकू दरवाजे पर झिझक रहा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंत में उसने शक्ति को पकड़ लिया। डरने की क्या बात थी? वह एक अपराधी छात्रा, एक गुंडे और एक पूर्व प्रेमी के रूप में जानी जाती थी, जो कुछ समय के लिए स्कूल के मैदान में जा सकती थी। बड़ी कठिनाई के साथ उसने जाने के लिए साहस को इकट्ठा किया। तकिए को बदल दिया गया था। सूखी तौलिया। संघर्ष और संघर्ष के लिए नहीं भूलना। चलो एक बेडरूम साझा करते हैं। वास्तव में नींद की स्थिति है। मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आह, सच में
मैंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से मना कर देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपना मन बदल देगा। लेकिन अच्छे व्यवहार से आपका क्या मतलब है? यह बहुत अस्पष्ट है। 3 महीने के भीतर कोई बड़ी गलती किए बिना आप एक अनुरोध कर सकते हैं, चाहे अनुरोध कुछ भी हो। तलाक को छोड़कर। उफ। इरादे आसानी से समझ में आ गए। सोंग एन ज्यू ने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि यह मामला उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे कुछ भी हो। अंत में अभी भी कुछ उम्मीद थी। ठीक है, चलो इस तरह से फैसला करते हैं। फू शेन शांग ने यह सुना। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसे बहुत जोर से दबाने से वह केवल पीछे हटेगी। उसे थोड़ा उत्तेजित करने का यही सही समय था ताकि उसकी गतिशीलता को उत्तेजित किया जा सके। हालांकि यह छोटी लड़की जिद्दी लग रही थी और अनुशासित नहीं होना चाहती थी। उसके शातिर इरादे बहुत सरल थे। उसके चेहरे पर सब कुछ स्पष्ट था। सोंग एन ज्यू धीरे धीरे रेंगती हुई ऊपर आई। हालांकि वह वास्तव में उसका सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुश्मन के सामने अपनी पीठ को उजागर करना और भी अधिक अभिशाप था। इस पर विचार करने के बाद उसके पास अपनी पीठ के बल लेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके हाथ पतले कंबल से चिपके हुए थे, न तो पास और न ही दूर, बस उससे इतनी दूर कि वह उसे छू न सके और उससे डरने का नाटक न करे। मौत के सामने उसकी निडर आंखों की गहराई को साफ साफ देखकर फिर भी वह उसके बगल में लेटते समय सहज होने का नाटक करने की कोशिश कर रही थी। फू शेन शांग ने थोड़ा सा मजाक करते हुए भौहें सिकोड़ी। वह अचानक हिल गया। सोंग एन ज्यू का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और उसे घूरने लगी, लेकिन पाया कि वह उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। जब तक कि उसने पुष्टि नहीं की कि उसने अभी अभी स्थिति बदली है, उसने राहत की सांस ली। सोंग एन ज्यू बेहद घबराई हुई थी। एक पल के लिए भी आराम नहीं कर पा रही थी। छोटी उम्र से ही वह हमेशा अकेली सोती थी। पहले तो वह सो नहीं पाती थी, लेकिन बाद में उसे अकेले सोने की आदत पड़ गई। अगर कोई उसके बगल में होता तो वह बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। जितना वह इस बारे में सोचती, उतना ही दुख होता। अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊं? अगर नींद नहीं आती तो किताब पढ़ो। टोंग एन कू ने अपने होंठ चटकाए लेकिन हिला नहीं। या फिर मुझे भूल जाना चाहिए। पढ़ने की तुलना में वह सो नहीं पाएगी। फू शेन शांग ने उसकी ओर देखा, किताब को अपने हाथ में लेकर बेडसाइड टेबल पर रख दिया, झुक गया और उसके ऊपर झुककर लेट गया। अगर तुम नहीं पढ़ती हो तो कुछ और करो। तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ। क्या तुम यह नहीं सोच रही हो कि मैंने तुमसे सिर्फ दिखावे के लिए शादी की है? फू शेन शांग, क्या तुम बहुत उच्च श्रेणी की नहीं हो? तो मैं ऐसा हूं, और तुम अभी भी इसे निगल सकती हो। टोंगन कू आक्रोश और गुस्से से भर गया। अध्याय 9। अनिच्छा से इसे मुंह में डाल दिया। संपादक चिकन, अनिच्छा से इसे मुंह में डाल दिया। फोथान थोंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। तो आज रात वह उसे प्रताड़ित करने के लिए बाहर ले गया, बस उसे थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए, इतना नहीं कि वह अपना मुंह बंद न रख सके। टोंग एन कू ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। खुद को इस तरह मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। यह मेरी जिम्मेदारी है, फोथान थोंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। फिर प्रत्येक कदम उठाया, चूमा और अपना नाइटगाउन उतार दिया। रुको, 1 मिनट रुको। फोथान थोंग, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। सोंग एन जियू के दोनों हाथों ने उसकी छाती को धकेल दिया। आखिरकार वह उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया जो उसके सिर पर आने वाली थी। जिस क्षण उसका हाथ उसकी कमर की त्वचा को छूता है, उसकी पीठ पर एक कंपन सी महसूस होती है।
यह कल्पना करना कठिन है कि इस रूप के नीचे ऐसा शरीर है। यह एहसास बहुत ही कोमल और कोमल था, चौंकाने वाला, उन सभी महिलाओं से अधिक जो उसने कभी छुई थी। पहले तो यह वास्तव में सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे यह करना था, लेकिन अब यह मज्जा एक का स्वाद था जिसने उसे इसमें लिप्त कर दिया। उसकी आंखों में वासना की एक परत भर गई। उसकी आवाज कर्कश हो गई। आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। एक मज्जा का स्वाद, मोटे तौर पर इसका मतलब है खाना। एक बार खाने से आपको और अधिक खाने की इच्छा होती है। सॉन्ग एंड जीयू संवेदनशील था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। शुरू में वह उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था, अब वह इतना परवाह नहीं कर सकता था। उसे मुक्का मारा जब वह जल्दी से एक तरफ लुढ़कने के लिए चकमा दे रहा था। अप्रत्याशित रूप से भूल गया कि उसकी कमर पर एक हाथ था। आसानी से पीछे हट गया, इसलिए उसने अपने घुटनों को मोड़ा और संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद जब हाथ हिलाना बेअसर रहा तो वह हांफने लगी और हिलना बंद कर दिया। लेकिन उस पल का फायदा उठाया जब वह फिर से हमला करने के लिए असमंजस और जुनून की स्थिति में था। एक पल में उन दोनों ने 10 से अधिक चालें बदल ली। अंत में फुथान थोंग ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक छोटे जानवर की तरह देखा जो गुस्से में था और अनिच्छुक था। उसके चेहरे पर प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाई दी। वास्तव में प्रतिभाशाली, बहुत होशियार, अपने हमलों में बहुत लचीला और अपनी प्रतिक्रियाओं में भी काफी तेज। हालांकि आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके पास पूरी ताकत हो, तुम्हारा कोई भी हथकंडा बेकार है। तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। उससे पहले अपनी ताकत को कम नहीं आंकना सबसे अच्छा है। यह एक जबरदस्त धमकी है। उसे जवाबी हमला न करने की चेतावनी दी। सॉन्ग एंड जू बच नहीं सका, विरोध करते हुए, यह अवैज्ञानिक है। यह किताबों में लिखा गया है कि इस स्थिति में पुरुषों को महिलाओं के दिलों को जीतने के लिए पीछे हटना चाहिए। रिट्रीट। वह पहले से ही अवाक थी, फिर भी उसकी आवाज उठ रही थी। अच्छी हो, मेरी छोटी बहन, अस्पष्ट रूप से, अगर यह अभी भी आज सुबह की तरह था, तो क्या आप अभी भी मेरे साथ ऐसा करेंगे? पता है। जवाब बहुत निर्णायक था, लानत है। टोंगेन को परेशान हो गया और उसने अपना सिर कंबल में दबा लिया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई उसके माथे को छू रहा हो। डाइन डे लिक्विडन, कोई बात नहीं, यह अभी भी आप ही है। झूठा। अगर एक सेब कीचड़ के गड्ढे में गिर जाए, तो क्या आप उसे उठाकर तुरंत खा लेंगे? Even if others don't need it, I'll pick it up, wash it, and eat it all. Sophistry. But it seems very reasonable. Small drama to cure evil. Qun. Fu Shensheng, you're such an impatient bastard. Leng Si Shen only 8 xia yu xun in chapter 167. Guzing Shen only 8 gong xio kiao in chapter 102. You're really good. You've already been a virgin before chapter 10. You've just opened a hole for me and I have to write H. I can't write HAA. Tell me, how can I write so that people can't see that it's H? Fu Shensheng, Mom, what goes into my mouth is mine. Furthermore, let me make it clear, compared to your two sons-in-law who had premarital sex, I'm the only one who's legal. Qun, a third son-in-law, I'm really miserable with you. You've just arrived and your appetite is already so heavy, let the readers eat their fill. ठीक है, मैं उन्हें लुभाने के लिए और क्या उपयोग कर सकता हूँ? फोथान थोंग, माँ उन्हें हर दिन अच्छी तरह से खिलाने का विकल्प चुन सकती है। क्वान, यह वास्तव में समझ में आता है। इनको यह समझ में आता है, मेरी बहन। माँ, क्या तुम मूर्ख हो? क्वान, बेटी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो?
मैं तुम्हारी माँ हूँ। इनको निश्चित रूप से जैविक नहीं। क्वान क्वान, मैं इस बच्चे को नहीं सिखा सकता। फोथान थोंग, माँ, इसे मुझ पर छोड़ दो। क्वान क्वान, अच्छा, मुझे ले चलो। इसे देखकर मुझे फिर से सिरदर्द होने लगा है। अन को कसम, अभिशाप है कि कोई भी माँ की नई कहानी नहीं पढ़ना चाहता। फोथान थोंग, अगर तुम हर रात कड़ी मेहनत करोगी तो तुम्हें यह जरूर मिलेगा। क्वान क्वान, तुम सच में माँ की अंतरंग छोटी सूती जैकेट हो। इनको माँ, उठो। जाहिर है माँ उसे एच लिखवाने के लिए दंडित करने आई थी। माँ आखिर में और एच क्यों लिखना चाहती थी? क्यूयूएन ओ अंडरस्कोरो। चिंता मत करो। क्या आप भूल गए कि लैप डांग डांग दो नामक एक प्रकार के लेखक हैं? दो लैप डांग डांग का अर्थ है वह समूह जो दीपक खींचता है। इसका मतलब है जानबूझकर एच को छोड़ते हुए लिखने का तरीका। उदाहरण के लिए जब एच की बात आती है तो लेखक खुद को कंबल से ढकने की तरह लिखेगा और फिर अगली सुबह तक खत्म कर देगा। अध्याय 10, अभी भी घूमने की ऊर्जा है। संपादक गा सुबह 4:30 बजे सॉन्ग एंड जियू गहरी नींद में सो रही थी। उसे अपने फोन का अलार्म भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेक्विडॉन फो थान थोंग ने भौहें सिकोड़ी, अपना सेल फोन छूने के लिए हाथ बढ़ाया और अलार्म बंद कर दिया। इतनी जल्दी जागना, तुम निश्चित रूप से क्या करने की तैयारी कर रहे हो? वैसे भी यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। 5:30 बजे सेल फोन वाइब्रेट होने लगा। इस बार सॉन्ग एंड जियू जाग गया। आने वाली कॉल का नाम देखते हुए, फिर समय देखते हुए, यह बुरा था। पहले वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी कमर पर एक हाथ था, उसे जगाने से बचने के लिए उसके पास अपनी आवाज कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेलो, थाम हुआन। क्यों का, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? खांसी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। जल्दी यहाँ आओ। उस कमीने हुआ तू थोंग ने कहा कि तुम एक काली कछुआ हो जो उसके डर से अपना सिर पीछे खींच लेती है ताकि वह आने की हिम्मत न करे। उसे खाने दो। उसने अपने बगल में खड़े फो थान थोंग की ओर सावधानी से देखा, पीछे से कहे गए शब्दों को निगल लिया और हताशा में कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। छठा राउंड, वही जगह। आपकी कार पहले ही रोक ली गई है। समझ गया। टोंग एन कू ने धीरे से गाली दी और फोन रख दिया। अब उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, वह बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थी। इस समय पतले कंबल के नीचे उसका शरीर पूरी तरह से नग्न था, उसकी त्वचा उसके खिलाफ दब गई थी। यह महसूस करते हुए सॉन्ग एंड ज्यू ने अपने होंठ को हल्के से काटा। उसका चेहरा जल्दी से गर्म हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए उसे ध्यान से देखा, पुष्टि की कि उसके जागने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे और धीरे से उसका हाथ खींचने के लिए दबे पांव चली गई। इसके अलावा इस व्यक्ति की शक्ल वाकई खूबसूरत थी। अजीब नाजुक इंद्रियां। यदि वह 10 साल छोटा होता तो वह निश्चित रूप से एक सुंदर और दुष्ट किशोर होता, जिसे पुरुष और महिला के बीच अंतर करना मुश्किल होता। लेकिन अब वर्षों के कारण अनुभव के निशान, गंभीर और ठंडे, इस अच्छे दिखने वाले चेहरे को पूरी तरह से अपनी कोमल और प्यारी उपस्थिति खो देते हैं। इसके विपरीत यह एक अजनबी, उच्च और शक्तिशाली की तरह है, लेकिन सोते समय बचाव हटा दिया जाता है, इसलिए यह आंखों को काफी सुखद लगता है। रुकें। मुद्दा समझ नहीं आया। सॉन्ग एंड जियू ने सावधानी से अपना हाथ नीचे रखना जारी रखा, फिर कंबल को बिस्तर से उठाया, फिर अपने कपड़े उठाए और धुएं के गुबार की तरह बाहर भाग गई। वह लिविंग रूम में गई और उन कपड़ों की तलाश करने लगी जिन्हें उसने कल पहना था।
अगर वह फू शेन शांग द्वारा उसके लिए खरीदा गया सेट पहनती, तो क्या यह उन जीवित लोगों को मौत के घाट नहीं उतार देता? अंत में उसे सोफे पर कपड़ों का बैग मिला और उसने जल्दी से उसे बदलने के लिए बाहर निकाला। लिक्विडन जब वह खड़ी हुई तो वह बहुत अधीर थी और उसके शरीर ने तुरंत तीव्र दर्द महसूस किया। उसने अपने दांत पीस लिए और सहन किया, अपनी कमर को पकड़े हुए अपने कपड़ों को जांचने के लिए उठाया। एक विशेष रूप से स्पष्ट बैंगनी हाथ का निशान उसकी नजर में आया। धत तेरी की! बीस्टली! कमर के अलावा उसके शरीर पर कई अन्य बैंगनी धब्बे हैं। गर्मी का मौसम है, इसलिए उसे कम कपड़े पहनने चाहिए, जिससे वह अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढक नहीं पाएगी। टोंग एन कू ने अपना काला चमड़े का कॉलर ऊपर खींचा। ठीक है, चलो अभी इसे ऐसे ही करते हैं। अभी सिर्फ उसका हाथ ही दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसके शरीर पर कई पुराने घाव थे और वे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थे। इसलिए जल्दी करो। फू शेन शांग के जागने से पहले ही भाग जाना सबसे अच्छा है। तुम्हारे पास अभी भी लौटने की ताकत है। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कल रात नहीं छोड़ना चाहिए था। अचानक आवाज गूंजी। सोंग एन जू इतनी डर गई कि उसकी पीठ अकड़ गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया तो देखा कि फू शेन शांग उसकी छाती से लिपटा हुआ था, बेडरूम के दरवाजे से टिका हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह कब से वहां खड़ा देख रहा था। कितना बदबूदार! कल रात तुमने उससे कब प्यार किया था? वह अवाक थी और वह भी नहीं हिला।